ये जून की तपती दोपहर थी। सूरज अपने जोबन पर था। हमजा का हल्क जैसे सूख गया था। भूख से इसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। ऐसे में हमजा को याद आया कि फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक और कुछ खाने की चीजें मौजूद हैं। आज तो मेरा रोजा है, वो भी पहला। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी यहाँ कौन देख रहा है। लफ्ज़ गुडमुड होने लगे थे। हाँ नहीं, दल्लुआ जी तो हर जगह होते हैं। दादी अम्मा अपने कमरे में इबादत कर रही हैं। अम्मी और अबू वैसे घर पर नहीं हैं। फारिया अभी बहुत छोटी है, इसको क्या पता। अपनी छोटी बहन का ख्याल आते ही हमजा सोच में पड़ गया। फारिया को क्या पता रोज़ा क्या होता है। अब हमजा के दिल व दिमाग एक दूसरे का साथ छोड़ रहे थे। फ्रिज का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। फ्रिज में जो किस्म किस्म के मशरूबात और लजीज आम साफ नजर आ रहे थे। ये ठंडे मशरूब सूखे हल्क को सैराब कर सकते थे। अललुआ जी नाराज होंगे। आखिर अललुआ जी की नाराजगी के खौफ का ख्याल गालिब आने लगा था। हमजा ने फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया। अब हमजा अपने कमरे में आ गया था। अभी तक हमजा भूख और प्यास की वजह से शदीद तकलीफ में था। अपनी तवज्जो हटाने के लिए इसने टीवी रिमोट पकड़ा और चैनल तब्दील करने लगा। एक चैनल पर जैसे इसकी उंगलियां रिमोट पर जिम गई थी। ये चैनल सोमालिया पर रिपोर्ट दिखा रहा था, जिसमें सोमालिया के बच्चों को जब अनाज का एक पैकेट दिया जाता तो सब इस पर झपट पड़ते। ये पैकेट एक हेलीकॉप्टर के जरिए से फेंके जा रहे थे। हमजा को याद आ गया कि एक दिन जब उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था तो पिज़्ज़ा लेकर आने वाला लड़का गलती से दूसरा पिज़्ज़ा ले आया था। हमजा ने इस लड़के को बुरा भला कहा था, पिज़्ज़ा लेकर इस लड़के के सामने फेंक दिया था। हमजा की आंखों के सामने एक मंजर घूमने लगा, जिसमें उसने कैफेटेरिया से फ्रूट चाट ली। इसे जब ये पसंद न आई तो उसने अपनी अमारत का रोब झाड़ते हुए कैफे के छोटे को बुलाकर सारी फ्रूट चाट उसके सामने ज़ाय कर दी थी। हमजा के माथे पर नमी आ गई थी, जैसे किसी बुरे ख्वाब ने उसकी आंखें खोल दी हों। हमजा ने गाड़ी की चाबी पकड़ी और रिजवान के घर जाने का इरादा किया। रिजवान और हमजा क्लास फेलो भी थे। रिजवान का घर कुछ ज्यादा दूर नहीं था। वो जब भी फारिग होता रिजवान के घर चला जाता था। हमजा जब रिजवान के घर पहुंचा, घर के लान में सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी काम कर रहे थे। बाबा जी, रिजवान घर पर है? नहीं साहिब जी, घर पर तो कोई नहीं। चलें, ठीक है। हमजा वापसी के लिए मुड़ा ही था कि क्या देखता है कि बाबा जी के हाथ कांप रहे थे। ये बाबा जी अरसा दराज से रिजवान के घर माली थे। रिजवान के घर के पौधों की देखभाल करते थे। हमजा ने कभी भी काम करने वालों में कोई दिलचस्पी ना ली थी। बाबा जी, क्या आपने रोजा रखा है? हमजा ने कांपते हाथों से पौधों को दुरुस्त करते बाबा जी से सवाल किया। जी बेटा जी, अल्हम्दुलिल्लाह रोजा से हूँ। बाबा जी, आप रोजा के साथ सख्त मेहनत करते हैं, आपको भूख और प्यास नहीं लगती? बेटा, लगती तो है, लेकिन जिस अल्लाह के लिए मैं ये तकलीफ बर्दाश्त करता हूँ, वो अब परवरदिगार सब्र भी देता है। बेटा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोजा खास मेरे लिए है, इसका अजर भी मैं दूंगा। मेरा रब जिस काम का अजर देने का खुद कह रहा, तो बेटा मैं दुनिया के कामों के लिए वो क्यों छोड़ दूं? अच्छा बाबा जी, अब मैं चले तो हूँ। हमजा घर पहुंचा, उसके उम्मी और अबू भी आ चुके थे। अबू जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। जी मेरे लाल, हमजा के अबू ने प्यार भरे लहजे में बेटे को जवाब दिया। अबू, अगर हमारा पेट थोड़े से खाने से भर सकता तो हम क्यों मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाते? क्या मतलब?
मैं कुछ समझा नहीं बेटा, अब क्या कहना चाहते हैं? अबू जी, मेरा मतलब है हमारे घर में रोज़ वाफिर मिकदार में कई किस्म के खाने पकते हैं, जबकि हम सब तो इस सब में थोड़ा सा खाते हैं, बाकी ज़ाय हो जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी खुशियों में लोगों को शामिल कर लें? इस तरह से खाना भी ज़ाय नहीं होगा, अल्लाह जी सवाब भी देंगे। बावर्ची टेबल पर इफ्तारी का सामान लगाना शुरू कर चुका था। आज सेठ खावर अपने बेटे हमजा की बातें सुनकर खुश हो रहे थे। हाँ, क्यों नहीं बेटा, अच्छा मुसलमान तो वही है जो अपने दूसरे भाइयों को अपनी खुशियों में शरीक करे। आज एक मासूम बच्चे ने फिर से सेठ खावर को बेदार कर दिया था। सेठ खावर और उनका बेटा एक नए अज़्म के साथ खड़े हुए। नहर कुने इस वसी कोठी के लान में चटाइयां बिछाई जाने लगी। कोठी के तमाम नौकर और सेठ खावर इकट्ठे बैठकर रोज़ा के होने के लिए इंतज़ार करने लगे। कुछ लम्हों बाद करीबी मस्जिद से रोज़ा इफ्तार की दुआ की आवाज़ आने लगी। हाथ दुआ के लिए आसमान की तरफ बुलंद होने लगे। आज हमजा की आंखों में नमी भी थी, मगर ये तब्दीली की नमी थी जो सेठ खावर ने भी महसूस की थी।